प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार। और वर्ण विचार में हम दो मेनली रूप से टॉपिक पे विचार करेंगे। पहला है हमारा वर्णमाला और दूसरा टॉपिक हमारा होगा उच्चारण स्थान। तो इसका पहले मैंने इसका वीडियो बना दिया है, पहले भी मैंने इसका वीडियो बनाया है। तो अगर आप डिटेल से इसको बारे में जानना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिलेगा। तो चलिए आज का टॉपिक समझते हैं। आज का टॉपिक है हमारा वर्णमाला। तो वर्णमाला समझने से पहले हम कुछ इसका बेसिक चीज जो मैंने बताया है मैं दोहरा लेता हूँ। तो सबसे पहले तो वर्णमाला का हम परिभाषा यहाँ पर लिखे हैं, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को। क्रमबद्ध मतलब कि एक नियम कानून से, एक नियम, एक सही तरीके से सजाया हुआ समूह। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ वर्णमाला लिखा है और ये एक क्रमबद्ध तरीके से सजाया हुआ है। और दूसरा पॉइंट लिखा है मैंने कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। अब ये भी जानेंगे हम कि कैसे 52 वर्ण होते हैं। तो हम आपको यहाँ पर साफ सुथरा जोड़कर भी दिखाऊंगा, बताऊंगा। तो सबसे पहले आ या है, आ ई। इसे बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई भी कहते हैं। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ और औ। ये 11 वर्ण होते हैं, इनकी संख्या 11 होती है और इसे कहा जाता है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो मैं शॉर्ट रूप में बताता हूँ। स्वर वर्ण उसे कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोला जाता है, जैसे कि आ से लेके औ तक होता है। इसमें अंग और आह नहीं आते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना है, इसमें अंग और आह नहीं आते हैं, क्योंकि अंग और आह जो है इसका इस्तेमाल व्यंजन की तरफ होता है, मतलब इसको बनाया जाता है, ये स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो स्वर वर्ण 11 हैं, आ से लेकर औ तक। अब आप बात करते हैं का से अंग तक, का खा गा घा अंग, चा छा जा झाइया, टा ठा डा, ये सारे के सारे व्यंजन वर्ण हैं। स्वर वर्ण का परिभाषा मैंने अभी आपको बताया, वैसा वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोला जाता है। और व्यंजन वर्ण वो होते हैं जिसको उच्चारण करते समय स्वर वर्ण की सहायता लिया जाता है। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि वैसा वर्ण जो स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। मैंने एग्जाम्पल ही बताया था कि अगर का लिखना है तो का में आ की मात्रा छुपा हुआ होता है, ऐसे हलंत का और आ दोनों मिलकर पूरा का निर्माण करता है। तो ये होता है व्यंजन वर्ण जो स्वर वर्ण पे आश्रित होता है। और स्वर वर्ण जो है, व्यंजन वर्ण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण और ऊष्म व्यंजन वर्ण। तो का से लेकर प तक, मतलब ये कि क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, मतलब का से लेकर अंग, चा से य, टा से न, ता से न और प से म तक, ये 25 वर्ण होते हैं। इनकी संख्या कितना हो जाता है? 25 होता है। और का वर्ग से लेकर प वर्ग तक इन 25 वर्णों को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन वर्ण कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन में लिखा है सिर्फ। तो ये स्पर्श व्यंजन हो गए, या र ल व, ये 4 हैं और इन चारों को कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन वर्ण। अंतस्थ व्यंजन, ये अंतस्थ व्यंजन हो गए। या रा ला और व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ये तलव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा और हा, ये 4 हैं और इन्हें कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। ये हो जाते हैं ऊष्म व्यंजन। ऐसे ऊष्म व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इसका इस्तेमाल किया जाता है, उच्चारण किया जाता है, तो उष्मा का निर्माण होता है या उष्मा उत्पन्न होता है। सा, तो यहाँ जो घर्षण हो रहा है सा में, तो यहाँ पे उष्मा का उत्पन्न होता है, इसलिए हम इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और छ, त्र, ज्ञ और श्र, इनकी संख्या 4 है और इसे कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो है निर्माण 2 वर्णों के मिलने से हो जाता है,
दो वर्ण जुड़कर एक वर्ण का निर्माण करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं छ की, संयुक्त छ की, तो इसमें हलंत का और प्लस स मिलता है तो छ का निर्माण होता है। इसी प्रकार से त्र की बात करते हैं तो जब हलंत त मतलब आधा त और रा मिलता है तो त्र बनता है। तो इस प्रकार से इसे हम संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये ड और ढ है। ड के नीचे एक बिंदु लगाया जाता है और ढ के नीचे भी एक बिंदु लगाया जाता है और इन्हें द्विगुण व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 2 है, इन्हें द्विगुण व्यंजन वर्ण कहते हैं। द्विगुण व्यंजन, ऐसे ये द्विगुण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं और इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, ये शब्दों के बीच में आते हैं। जैसे अगर बात करें पढ़ाई, तो पढ़ाई में बीच में जो है वो ढ की मात्रा आया है। जैसे हम बात करें लड़ाई, तो लड़ाई में बीच में आया है ये ढ की मात्रा। तो इसका प्रयोग जो है शब्दों के बीच में होता है, शुरुआती दौर में नहीं होता है, शुरू में नहीं होता है। और अंग और आह ये भी 2 हैं, अंग और आह। इसे अनुस्वार और विसर्ग भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें अनुस्वार लगा हुआ है और इसमें विसर्ग। देखिए अगर अंग की बात करें तो अंग कैसे बना है, तो आ के साथ जब अनुस्वार मिलता है, ऐसे अंग ये अनुस्वार है, आ के साथ जब अनुस्वार मिलता है तो अंग बनता है। और आह कैसे बनता है, तो आ के साथ जब विसर्ग लगता है, विसर्ग जुड़ता है, ये 2 बिंदु मैंने दिया, ये विसर्ग है, जब विसर्ग जुड़ता है तो आह बनता है। तो इन्हें अयोग्य वाह कहा जाता है। अयोग्य वाह, अयोग्य वाह, इन्हें अयोग्य वाह कहा जाता है। तो इस प्रकार से मैंने वर्णमाला के सभी वर्णों को उनके नाम के साथ लिखा है और नंबर भी लिखा है कि कौन वर्ण कितने होते हैं। अगर हम टोटल वर्ण को जोड़ दें, सभी वर्णों को जोड़ दें, तो जोड़ने पे हमें 52 कुल 52 वर्ण प्राप्त हो जाएंगे। चलिए मैं सामने जोड़ कर देख लेता हूँ। 2 2 4 हो गए, 4 8, 4 12, 4 16, 16 और 25 और 11। यहाँ पे जोड़ रहा हूँ मैं 11, 25 और इन चारों पांचों को जोड़ने के बाद आया 16। जोड़ते हैं, 12 का 2 हाथ में बचा 1, 4 और 1 5, तो टोटल 52 वर्ण मिल गए हैं मुझे। तो ये वर्णमाला था जिसे मैंने आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो ये वर्णमाला हम समझ चुके हैं। अब हम समझ लेते हैं उच्चारण स्थान। तो मैंने यहाँ पे उच्चारण स्थान भी लिखा है। यहाँ मैंने एक फिगर बनाया है जिसमें दिखाया है मैंने कि ध्वनि का जो निर्माण होता है, जब हम किसी बात को बोलते हैं ध्वनि निकलता है, तो वो 5 मुख के 5 अंगों से टकराकर कहिए या कंपन होकर निकलता है और इन 5 अंगों का मैंने नाम लिखा है। तो सबसे पहले जानेंगे कि उच्चारण स्थान किसे कहते हैं। तो जो भी हम बोलते हैं, जो भी वर्ण का जो है आवाज निकलती है, तो वो मुख के विभिन्न अंगों से कंपन होने के बाद निकलती है। तो जिन वर्णों से कंपन होता है, जिन वर्णों से उसका स्पर्श होता है, उन स्थानों को, जिन स्थानों से स्पर्श होता है उस स्थान को उच्चारण स्थान कहते हैं। और उच्चारण स्थान में मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं या 5 भागों में बांटा गया है। पहला है कंठ। कंठ यहाँ शुरू करते हैं तो पहला भाग होता है कंठ। उसके थोड़ा सा ऊपर आइए तो होता है तालु। उसके थोड़ा सा और ऊपर आइए तो होता है मूर्धा। उसके बाद आता है दंत और उसके बाद आता है ओष्ठ। दंत मतलब दांत और ओष्ठ मतलब ओठ। तो ये 5 भाग हैं। उच्चारण स्थान जो है इन्हीं 5 स्थानों से निकलता है। अब हम जानेंगे कि कौन सा वर्ण कौन से उच्चारण स्थान से निकलता है। और इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, बस आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कंठ से। सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर कंठ। उसके बाद है तालु। उसके बाद है मूर्धा। उसके बाद आता है दंत। दंत यानी कि दांत। और सबसे लास्ट में आता है ओष्ठ। ऐसे ये है 5 उच्चारण स्थान। हम बात करते हैं यहाँ से अगर हम समझें तो आसानी होगा। काखा गघा से समझें तो आसानी होगा। तो अगर इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं मिटा दूं, और अगर नहीं लिया है तो आप ले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात आता है
का। जितने भी क वर्ग हैं, क वर्ग कहने का मतलब है क से लेकर अंग तक, तो जितने भी क वर्ग हैं ये कंठ से बोले जाते हैं। ये कहाँ से बोलते हैं? कंठ से। जब हम उच्चारण करेंगे क तो सीधा जो है कंठ से ही आवाज आता है, कहीं और जो है कंपन या स्पर्श नहीं होता। क अगर हम बोले ख, ख, ग तो सारे के सारे जो है कंठ से निकल रहे हैं, तो ये कंठ से आते हैं, इसलिए हम लिखेंगे कंठ में क वर्ग। क वर्ग कहने का मतलब है कि क से लेकर अंग तक क वर्ग। और साथ ही कंठ में और कौन आता है, चलिए उसको हम और बाद में जानेंगे, पहले हम इसको जो है तसल्ली से इसको आराम से समझते हैं। तो क से लेकर अंग तक होता है कंठ से उच्चारण होता है इसका, और चा से लेकर इया तक बात करें तो ये होता है, देखिए दूसरे नंबर पर क्या कौन है? तालु है। कंठ के बाद तालु, तो ये कंठ के बाद यहाँ पे तालु हो जाएगा। समझना बिल्कुल आसान है। कंठ के बाद तालु, तो मतलब ये कि तालु से किसका उच्चारण होता है? च वर्ग का, ऐसे। उसके बाद आता है नंबर ट वर्ग का, ट से लेकर न तक। तो तीसरे नंबर देखिए, इधर से तीसरा नंबर आ रहा है क च ट, तो यहाँ से कंठ, तालु और मूर्धा, तो ये मूर्धा से बोला जाता है, मतलब इसका उच्चारण स्थान जो है मूर्धा है। तो नंबर से आप याद रखिएगा, इधर से कंठ तालु मूर्धा दंतोष्ठ और इधर से कंठ तालु मूर्धा दंतोष्ठ, मतलब कि नंबर बाई नंबर सजाया हुआ है। तो मूर्धा से या मूर्धा का उच्चारण स्थान कौन से वर्णों का उच्चारण होता है मूर्धा से? तो ट वर्ग का होता है, ऐसे। और उसके बाद आता है दंत का, तो आप समझ ही चुके होंगे, ये दंत से इसका उच्चारण होता होगा त वर्ग का दंत। तो यहाँ लिखेंगे हम दंत में त वर्ग। देखिए मैंने दोनों जगह पर लिखा है, यहाँ भी लिखा है ताकि आपको साफ साफ समझ में आ जाए, और मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है। और पवर्ग जो है वो ओष्ठ हो जाएगा, लास्ट में ओष्ठ बचा है, तो यहाँ पे पवर्ग, मतलब कि ओष्ठ के उच्चारण स्थान, ओष्ठ से किसका उच्चारण होता है? पवर्ग, ओष्ठ। अगर आप इसको बोल कर भी देख सकते हैं, खुद से जो है आप एनालाइज कर सकते हैं। पा, जब हम पा बोले हैं प, तो दोनों ओठ जो है सट रहे हैं। फ या फ, ब, भ, म, तो सारे के सारे वर्णों को बोलने में ओष्ठ का इस्तेमाल जो है 100% हो रहा है। तो ये हो गया इसका उच्चारण स्थान। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे बचा हुआ है, ऊपर बचा हुआ है उसको। तो अब हम आते हैं, ये जो अंतस्थ व्यंजन था और स, ये उष्ण व्यंजन वर्ण इसमें आते हैं। यहाँ से हम लास्ट से देखेंगे, लास्ट से देखें नहीं, यहाँ से देखते हैं, या और स, शुरू से देखते हैं, या और स। देखिए एक ऊपर का और एक नीचे का, तो या और स। तो या और स का जो है कंठ जो है इसमें भूल जाइए आप, या और स जो है कंठ में नहीं आता है, ये आता है यहाँ से तालु से। तो चवर्ग के साथ साथ ये हो जाता है या और स, ये हो गया तालु। और दूसरे नंबर पर र और स है। देखिए यहाँ पर हम अगर बोलना चाहें तो इसे तालव्य सा भी कहते हैं, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा कहते हैं। तो तालव्य मतलब कि तालु से बोले जाने वाला, तो तालु से बोले जाने वाला सा है, और उसके ऊपर यह भी ले लेंगे। उसमें आता है मूर्धन्य सा, मूर्धन्य सा मतलब मूर्धा से बोले जाने वाला, तो ये मूर्धा में आ जाएगा, तो हो जाएगा र और स। देखिए कितना आसान है, एकदम सिंपल सा ट्रिक है। कंठ को छोड़ दीजिए, उसके बाद जो है नंबर बाई नंबर आते जाएगा। ये हो गया तालु से, हो गया मूर्धा से, और ये होगा किससे हो जाएगा? तीसरे नंबर कौन है? दंत है, तो ये दंत सा हो जाएगा। दंत सा से कहते भी हैं, तो ल और सा जो है वो दंत आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ल और स, ये इस प्रकार से। अब बच गया, ये तो हो गया, अब बच गया व और ह। तो व का उच्चारण स्थान जो है ऐसे डायरेक्टली नहीं होता है, व जो है दो उच्चारण स्थान का इस्तेमाल होता है। इसमें दो उच्चारण स्थान का इस्तेमाल होता है, और हम सिर्फ अभी एक एक का जान रहे हैं। तो व जो है छोड़ दीजिए, हा का उच्चारण जो है वो कंठ से होता है, तो हम यहाँ पे कंठ में हा लिख दिए। अब जान लेते हैं नीचे के जो कुछ ऐसे जो वर्ण है, इसका उच्चारण भी दो उच्चारण स्थान के मिलने से होता है, तो इसको हम बाद में जानेंगे। पहले हम जान लेते हैं स्वर वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो देखिए बहुत ही आसान इसका भी है, छाटते जाइएगा आ और आ और आ। तो पहला नंबर कौन आता है? कंठ। पहला पर क्या है? कंठ है, तो इसमें आ और आ जाएगा। उसके बाद आता है ई और ई, तो दूसरा नंबर कौन है? दूसरा नंबर है तालु, तो इसमें हम ई और ई जोड़ देंगे। और उसके बाद आता है उ और उ, तो ये जो है ये
ओस्ट लास्ट में आता है, ऊ और ऊ जो है लास्ट में आता है, छोटा वाला ऊ और बड़ा वाला ऊ, ऐसे। ये हो गया इसका। बाकी जो है सारे के सारे हैं वो दो उच्चारण स्थान के मिलने से इसका उच्चारण होता है। तो आज हम इतना तक ही जानेंगे। आज हम सिंपली और बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश किए हैं उच्चारण स्थान, कि कौन से उच्चारण स्थान या किस स्थान से कौन से वर्ण का उत्पन्न होता है या बोला जाता है। तो कंठ में देख लिए क वर्ग ह और आ। कंठ देखिए पहला जो वर्णमाला सजाया गया है वो भी एकदम नियम कानून से सजाया गया है ताकि याद करने में कोई दिक्कत नहीं हो। पहला नंबर में कंठ आता है, उसके बाद तालु, उसके बाद मूर्धा, उसके बाद दंत और उसके बाद ओष्ठ। तो ये कंठ का जो है क से लेके अंग तक कंठ होता है, च से लेके यहाँ तक तालु होता है। नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 नंबर बाई नंबर सजा दिया गया है ओष्ठ तक। उसके बाद ये तो है या और सा, तो या और सा तालु से स्टार्ट होता है, तो तालु, उसके बाद मूर्धा, उसके बाद दंत और ये होता है कंठ। उसके बाद यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ नंबर बाई नंबर सजाया गया है, कंठ, तालु और ओष्ठ। इस प्रकार से ये दिया गया है उच्चारण स्थान। तो अगर आप इसको ट्रिक से मतलब सही तरीके से समझ चुके हैं तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे मैं समझ चुका हूँ, मुझे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आप कहीं से भी पूछ लोगे तो मैं बता दूंगा कि ये जो है किस स्थान से बोला जाएगा। तो आप भी समझिए और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक देकर हमारा उत्साह जरूर बढ़ेगा। आपके लाइक से, आपके कमेंट से हमारा उत्साह बढ़ता है, वीडियो बनाने का जज्बा और ज़्यादा बढ़ता है। तो कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगा, या फिर आप और कौन से टॉपिक में वीडियो चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हाँ, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।